कांग्रेस पार्टी की कर्नाटक में जबरदस्त जीत के बाद अब सवाल यह है कि पहले तो कौन मुख्यमंत्री बनता है और उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने जो 5 गारंटी दी हैं इस चुनाव में, वो वादा है कांग्रेस पार्टी का कि पहली कैबिनेट बैठक में ही उन पर अमल कर दिया जाएगा। आज राहुल गांधी ने भी जब वो आए मीडिया के सामने तो उन्होंने कहा कि हम अपना वादा पूरा करेंगे और पहली बैठक में ही उन 5 गारंटीज पर काम शुरू कर दिया जाएगा। हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर और पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के पृथ्वीराज चव्हाण साहब जुड़ रहे हैं। चव्हाण साहब का बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर और आपको बहुत बधाई आपकी पार्टी की शानदार जीत। नमस्कार। कर्नाटक बड़ा राज्य है जी, शुक्रिया। कर्नाटक बहुत बड़ा राज्य है और दक्षिण में बीजेपी का प्रवेश द्वार इसको माना जाता है, जो आपने आज पार्टी से ये छीना है। और 43% का वोट शेयर, 136 सीटें, शायद इतनी कल्पना और लोगों ने नहीं की थी कि आपको मिलेगी, ऐसी जीत आपको मिलेगी। लेकिन आपको लगता है कि ये जो 5 गारंटी वाली योजनाएं थी आपकी, या जैसे आज आपकी पार्टी ने आर्टिकुलेट किया कि हमने लोकल इश्यूज पर चुनाव लड़ा, ये उसका परिणाम है? ये दोनों चीजें उसमें उस समय है कि 5 गारंटी का फर्क पड़ा, क्योंकि देश में महंगाई और बेरोजगारी के बहुत अहम मुद्दे लोगों को सता रहे थे और केंद्र सरकार की तरफ से कोई राहत नहीं मिल रही थी, ना तो राज्य सरकार की ओर से राहत मिल रही थी। कांग्रेस पार्टी ने वादा किया कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो आपको तुरंत इन चीज़ों में राहत देंगे ताकि आपका घर का खर्चा चल सके और जो बेरोजगार युवा हैं, शिक्षित बेरोजगार युवा हैं जो अपने माँ बाप पे बोझ बने हुए थे पढ़ाई के समय के दौरान, वो आगे भी बोझ न बने, वो अपनी नौकरी ढूंढे, कोई कोर्स करें। तो ये मेरे ख्याल से क्लिक हो गया था। 10 किलो चावल, 200 यूनिट बिजली मुफ्त देना, और ये वादा कोई पूरा करना कोई मुश्किल काम नहीं है, ये आराम से हो जाएगा। तो ये एक तो बात थी, लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि जो कर्नाटक की सरकार के भ्रष्टाचार की बात जो चली, जो 40% कमीशन वाली बात चली, वो लोगों के जहन में पहुंच गई कि वाकई में जिस तरह से 2019 में सरकार गिराई गई, उस सरकार गिराने के लिए जो भी घोड़ा बाजार हुआ, जो भी खरीद फरोख्त हुई, उसकी अब खानापूर्ति करने के लिए लोगों पे ये इतना सारा जबरदस्त भ्रष्टाचार ढा रहे हैं। 40% कमीशन किसी काम को करने के लिए ले रहे हैं। कर्नाटक के चाहे लिंगायत मठ हो, चाहे एजुकेशन इंस्टीट्यूट हो, किसी को छोड़ा नहीं। और जब संतोष पाटिल ने खुदकुशी करते हुए लिखा कि हमारे मंत्री हमसे 40% कमीशन मांग रहे हैं कोई बिल क्लियर करने के लिए, किस तरह से काम करें, लेकिन दिल्ली से इसकी कोई खबर नहीं ली गई, कोई दखल नहीं ली गई और इसका काफ़ी बड़ा असर रहा। साथ ही में जो कर्नाटक में नैसर्गिक आपदाएं हुई थी, जैसे बेंगलोर में बाढ़ आई थी, उत्खनन हुआ था, लैंडस्लाइड हुआ था, कर्नाटक में सूखा था, किसान मर रहे थे, प्रधानमंत्री ना तो अमित शाह इधर बिल्कुल भटके भी नहीं। अब चुनाव आते ही उन्होंने बड़ी बड़ी परियोजना का उद्घाटन हो या रोड शो, मीटिंग हो करना शुरू कर दिया। अब कर्नाटक की जनता ने उनको माफ़ नहीं किया कि हमारे आफत के समय, हमारे मुसीबत के समय आप गायब थे और आप वोट मांगने आप आ गए हैं। लेकिन और भी एक मैं अहम बात समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक के स्थानिक लीडर्स को सारी नेतृत्व की कमान सौंप दी। एंड टाइम पे नेतृत्व बदलना, नेताओं के बीच में झगड़े कराना, झगड़े चल रहे उसको समाप्त न करना, ये जो चीज़ें और राज्यों में होती है कर्नाटक में नहीं हुई। और दोनों बड़े नेता और खड़गे जी दिल्ली से एक दिल से चुनाव लड़े, लोगों के प्रश्न लेकर चुनाव लड़े, भाजपा की नीतियों का विरोध किया। और मैं एक भी समझता हूँ कि प्रधानमंत्री का शायद वो करिश्मा नहीं रहा है कि वो दिल्ली से आए, एक मीटिंग करें, एक रोड शो करें और रात जीत जाए। ऐसा अब नहीं रहा है। लोग चाहते हैं एक अच्छा प्रशासन हो, एक सुशासन हो, वो देने में कर्नाटक की सरकार पूरी तरह से असफल रही। चव्हाण साहब, आपने बहुत सारे मुद्दे छू लिए एक ही वक्तव्य में। मैं जैसे अभी आपने कहा कि अब कर्नाटक में वो झगड़ा नहीं रहा जैसा कि कुछ और राज्यों में है या था, लेकिन अभी झगड़ा खत्म अगर नहीं भी है तो अभी आप किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे कि मुख्यमंत्री कौन होगा। डीके शिव कुमार साहब और सिद्धरमैया साहब, उनके अपने अपने एस्पिरेशंस हैं और उन दोनों ने कभी इससे इनकार नहीं किया है। और अभी देखिए चुनाव जीते आप, उसके बाद 2 स्टेटमेंट केवल आपके सामने मैं रख रहा हूं। यतेंद्र जी जो कि सिद्धरमैया साहब के बेटे हैं,
उन्होंने कहा कि मेरे पापा को मुख्यमंत्री बनना चाहिए, ये मेरी इच्छा है, हमारे परिवार की और पार्टी की इच्छा है। वहीं डीके शिव कुमार साहब के भाई जो सांसद हैं डीके सुरेश साहब, उन्होंने खुलकर कह दिया कि मैं चाहता हूं कि मेरे भाई वो मुख्यमंत्री बने। तो परिवारों का अभी से खुलकर मीडिया के सामने ये वक्तव्य आ चुका है। लेकिन परिवारजनों की इच्छा हो सकती है, लेकिन आपने शिव कुमार जी का भी वक्तव्य सुना होगा कि ये फैसला हाईकमान के ऑब्जर्वर आएंगे, एमएलए से बातचीत होगी और उसके बाद ये फैसला लिया जाएगा। ये कर्नाटक की परंपरा है। मैं 2008 में वहाँ प्रभारी था, तो वहाँ पे जब नेता विपक्ष को चुनने की बात थी, इसी तरह से हमने नेता विपक्ष का चयन किया था। तो मैं समझता हूँ कि कोई भी नाम दिल्ली से नहीं आएगा। कोई आप जो भी एमएलए नए चुने हुए एमएलए चाहेंगे, उनके इच्छानुसार कोई प्रधानमंत्री कोई मुख्यमंत्री बनेगा। हो सकता है दूसरा उप मुख्यमंत्री भी बन सके या कोई और इम्पोर्टेंट जिम्मेदारी ले। आपको लगता है कि ये दोनों ही शख्सियतों को इतनी सहजता के साथ, सरलता के साथ स्वीकार होगा? नहीं, देखिए, एमएलए अगर जो चाहेंगे वही होगा। अगर एमएलए नहीं चाहते तो कोई जबरदस्ती तो नहीं होगी। लेकिन आप इस बात से इनकार नहीं कर रहे हैं कि हाँ, ये दोनों ही व्यक्तियों की महत्वाकांक्षा हो सकती है सीएम मुख्यमंत्री बनना? होना चाहिए, उसमें कोई गलती नहीं है। महत्वाकांक्षा होने में कोई गलती नहीं है, लेकिन हमें 4 साल के भाजपा के कुशासन के बाद हमें कमान मिली है, उसको चलाना है और हमको सबको मिलके ये जो वादे किए तो पूरे करने पड़ेंगे। सरकार को फिर से एक मजबूत राज्य की तरह से हमको आगे लीडरशिप पोजीशन पे ले जाना है और इसके लिए जो भी एमएलए साहिबान, जो विधायक दल चाहेगा, उसी तरह से फैसला होगा। जी ठीक। चौहान साहब, अब सवाल आपने कहा कि प्रधानमंत्री का करिश्मा नहीं रह गया है। बीजेपी का कहना यह है कि ये चुनाव अब बीजेपी हालांकि पहले तक तो ये दावा कर रही थी आज सुबह तक कि ये चुनाव वो जीतेंगे, लेकिन अब जब नतीजे उनके विपरीत आए हैं तो उनका कहना यह है कि इसमें प्रधानमंत्री के करिश्मे का सवाल नहीं है और ना ही ये एंटी इंकम्बेंसी का सवाल है। उनका कहना था कि ये जो 5 आपने गारंटी दी थी ये जरूर कुछ काम करी हैं और कर्नाटक एक कैश रिच स्टेट है, पर कैपिटा इनकम अच्छी है, सरकार को ये फ्रीबीज देने में दिक्कत भी नहीं होगी। शायद लोगों ने ये आपकी जो गारंटियां हैं उस पर भरोसा कर लिया। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब गारंटी की बात करते हैं कि गारंटी का असर पड़ा है, तो आप दूसरी तरफ से ये भी बात मानते हैं कि केंद्र सरकार को महंगाई कम करने में या रोजगार उपलब्ध कराने में असफलता रही है उनकी, और इसलिए ये गारंटी जो केंद्र सरकार की असफलता के कारण में देनी पड़ी, उसकी ज़रूरत पड़ी और लोगों ने उसको स्वीकार किया। अब जहाँ तक कि प्रधानमंत्री का करिश्मा की बात है, देखिए, हमेशा भाजपा ये चुनाव प्रधानमंत्री की उसके नेतृत्व के ऊपर चला ले जाती है, राष्ट्रीय मुद्दों पर लेती आई थी। इस चुनाव में भी उन्होंने राष्ट्रीय मुद्दे उठाने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस पार्टी बिल्कुल फोकस थी। हमने सिर्फ लोकल लेवल लोगों के मुद्दे, जो राज्य स्तरीय मुद्दे थे, उसी पे फोकस किया। उससे हम नहीं विचलित हुए, हम हटे नहीं, और इसलिए उसका फायदा हमें जरूर मिला है। जी, लेकिन आज बीजेपी एक चीज जरूर पूछ रही है आपसे। उनका कहना यह है कि आज राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी कम से कम ये तो माने कि देश के अंदर लोकतंत्र जिंदा है। राहुल जी तो विदेश जाकर डिक्लेयर कर आए थे कि भारत में लोकतंत्र बचा ही नहीं है। देखो, राहुल जी ने ऐसे कुछ नहीं कहा था। अगर राहुल जी को संसद में अपनी बातों का स्पष्टीकरण देने का मौका मिलता तो देश की जनता जानती कि वहाँ क्या कहा है। जिन्होंने वहाँ का अंग्रेजी भाषण सुना है वो जानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं कहा था। जब विदेश में किसी को बुलाया जाता है तो देश के हालत के बारे में पूछा जाता है और प्रामाणिकता से देश की हालत के बारे में बताना, वहाँ झूठ बोलने से तो काम नहीं चलेगा। जो वास्तव है वो बताना पड़ता है, लेकिन कुछ भी देश की बदनामी करना, निंदा करना, ये गलत बात है। आपने क्यों नहीं राहुल गांधी को संसद में बोलने का मौका दिया? अगर देते तो बताते क्या हुआ है। जी, प्रधानमंत्री के कैंपेन के साथ साथ अगर दूसरी तरफ देखें, इस बार कांग्रेस पार्टी ने अपने, जैसा आपने जिक्र किया कि आपकी स्टेट लीडरशिप बहुत स्ट्रांग थी, लेकिन साथ साथ राहुल गांधी जी का प्रचार भी था, प्रियंका जी का प्रचार भी था और सोनिया जी ने बड़े लंबे वक्त के बाद हमने उनको भी प्रचार में देखा। तो आप इसमें स्टेट लीडरशिप के साथ साथ नेशनल लीडरशिप को कितना क्रेडिट देते हैं? नहीं, नेशनल लीडरशिप का उसकी अहमियत तो है ही, लेकिन उससे ज़्यादा मैं राहुल जी का जो भारत यात्रा की
जो कार्यक्रम था जिसमें वो 7 जिलों से गुजरे, 20 दिन कर्नाटक में रुके थे, और अगर आप रिजल्ट देखें उसकी वजह से पूरी पार्टी चार्ज हो गई थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सिर्फ भारत यात्रा दौरा करना काफ़ी नहीं था, हमारे स्टेट यूनिट ने भी बहुत अच्छी तरह से कैंपेन चलाया, यूनाइटेडली कैंपेन चलाया। लेकिन आप देखिए कि भारत यात्रा का असर जरूर रहा है। जो 51 कॉन्स्टिट्यूंसी में से राहुल जी गुजरे थे उसमें से 37 शायद कॉन्स्टिट्यूंसी हम जीते हैं। तो राहुल जी की भारत यात्रा का प्रभाव था, उनकी दौरे, उनकी कैंपेन, प्रियंका जी का कैंपेन, स्वयं सोनिया जी भी बहुत दिनों के बाद कैंपेन के लिए आई थी, खड़गे जी कैंपेन बड़े एग्रेसिवली कर रहे थे, और स्थानिक नेताओं की तो कैंपेन चल ही रही थी, सब ने मिलकर कैंपेन किया। लेकिन एक बात धन्यवाद देना चाहूँगा मैं आला कमान को कि कई जगह हमारी गलतियां हुई कि एंड टाइम पे हमने राज्य का नेतृत्व बदला, किसी और बाहर के आदमी को नेतृत्व सौंप दिया, जैसे पंजाब में हुआ, असम में हुआ, और उसके कारण हमें हार का सामना करना पड़ा। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ हुआ नहीं। जो हमारे स्थानिक नेता थे, शिव कुमार जी और सिद्धरामैया जी बेंगलोर में, और दिल्ली से खड़गे जी खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में गए, और फिर हर एक जिले में अच्छे स्ट्रांग नेता हमारे अपने अपने चुनाव अपना अपना क्षेत्र लड़ रहे थे, और इस पर कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ। तो मैं समझता हूं कि मदद से केंद्रीय नेतृत्व ने जरूर की, लेकिन चुनाव लड़ा हमारे स्थानीय इकाइयों ने। बहुत शुक्रिया चौहान साहब आपका हमें वक्त देने के लिए, और एक बार फिर आपको बहुत शुभकामनाएं और बधाई आपकी पार्टी की इस जीत के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।